दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में एक सेठ जी के पास 5 ईंट के भट्ठे होते हैं। ईंट भट्ठों पर काम करने वालों की संख्या तकरीबन 500 से भी ज़्यादा होती है। इन मजदूरों में एक नौजवान खूबसूरत लड़की जिसका नाम रचना होता है। वो अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके काम करने के लिए आती है। तो दोस्तों, वो लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा होशियार और मेहनती भी थी। दोस्तों, सभी मजदूर गांव से ही काम करने के लिए आते थे। रचना जब उनके साथ मिलकर काम किया करती थी तो वो उन सब में अलग ही नजर आती थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सेठ जी का लड़का बाहर से आता है और भट्ठे का मुआयना करने के लिए भट्ठे पर पहुंचता है तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और बस दिन रात उसी की ताक में लगा रहता है कि कहीं उससे कुछ बात करने का मौका मिले, जिस वजह से रचना के माँ बाप की फिक्र बढ़ जाती है। वो परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि कुछ भी गलत हुआ तो इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर आएगा, जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और आखिरकार ऐसा ही होता है जिसका उन्हें डर था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। सेठ जी का पूरा नाम सेठ धनराज सिंह होता है। इन 5 भट्टों से अलग उनके पास 300-400 बीघा खेती की जमीन भी होती है। आसपास के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम रुतबा था एवं दौलत शोहरत थी। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। सब कुछ था उनके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अलीगढ़ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और लड़का, जिसका नाम यशबीर सिंह होता है, इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई कर रहा था। यशबीर BTech करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने लगता है। 40-50 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है। तो एक दिन सेठ जी उससे कहते हैं कि बेटा, ये प्राइवेट नौकरी को छोड़ दो और हमारा जो व्यापार है उसको संभालो, इसे और आगे बढ़ाओ। अब यशबीर अपने पिताजी के कहने पर जॉब छोड़ देता है और अपने घर वापस आकर उनका बिजनेस देखने लगता है और फिर भट्ठे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन वो भट्ठे पर ऐसे ही चहल पहल रहा था, तभी उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जो कि मिट्टी में पानी डालकर उसे फावड़े से उल्ट पलट रही थी और पैरों से मसल रही थी। उसी में वो लगी हुई थी। पसीना उसके बदन से पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी। यशबीर उसको देखता है तो बस एक नज़र देखता ही रह जाता है। पसीने से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और हाथ पैरों को धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो कोई और नहीं, रचना ही थी। जैसे ही रचना यशबीर को देखती है तो वो मिट्टी से बाहर निकलकर पास ही पड़े अपने दुपट्टे को सर पर ओढ़ लेती है। कुछ देर रचना को देखने के बाद यशबीर वहाँ से वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से वहाँ जाता है। रचना वहीं मिट्टी को मसल रही थी, जिससे कि ईंटों को पाथा जा सके। जैसे ही उसकी नज़र सेठ जी के बेटे पर पड़ती है तो फिर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, रचना ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। वो तीसरे दिन जब भट्ठे पर जाता है तो उसको रचना कहीं दिखाई नहीं देती। ना तो उसके माँ बाप भट्ठे पर होते हैं और ना ही रचना। वो पूरे भट्ठे का कोना कोना छान लेता है, लेकिन रचना का कोई नाम निशान नहीं मिलता। उदास होकर वो वापस अपने ऑफिस लौटता है। वह काफ़ी थक चुका था, तो बस अपने ऑफिस की AC चालू करता है और कुछ देर वहीं आराम करता है। शाम में वो फिर से रचना को देखने के लिए जाता है। जहाँ वो खाना खाते थे, सोते थे, वहाँ सभी जगहों पर ढूंढता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलती। दोस्तों, 10 दिनों तक वो ऐसे ही रोजाना आता है और उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाता है। 11वें दिन जब वो फिर से जाता है तो वो लड़की उसको वहीं काम करते दिखाई दे जाती है। उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि यार, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो रचना कहती है कि कहीं नहीं, हम तो यही काम कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तो रोजाना यहाँ आता था, तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। इतने में वहाँ रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं और यशबीर सिंह को प्रणाम नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सेठ जी का बेटा है, उसका बड़ा आदर सम्मान करते थे। तो यशबीर उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? तो रचना के पिताजी कहते हैं कि छोटे मालिक, हमें यहाँ 20 साल हो गए काम करते हुए। फिर वो रचना के बारे में जानकारी लेता है तो वो बताते हैं कि ये हमारी बिटिया है। यश कहता है कि बहुत मेहनती है, बहुत लगन से अपने काम को पूरा करती है। यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं कर सकती और हमारे घर की लड़कियाँ तो आटा भी न गूंद पाएं।
और फिर ये तो पूरा एक बोगी मिट्टी है, ये बेचारी उसको मसलती रहती। तो उसके माँ बाप बोले कि हाँ छोटे मालिक, बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। तो यश कहता है कि आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद रचना यश को थैंक यू बोलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ों को जब रचना के मम्मी पापा सुनते हैं तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है और वो बोलते हैं कि छोटे मालिक, हमारी बिटिया पढ़ी लिखी भी है, अपने नानी के घर रहती थी, वहीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ी है। जब इसकी नानी की मृत्यु हो गई तो हमने इसे वापस बुला लिया। अब ये हमारे साथ ही यहीं रहती है और बस 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब रचना के माँ बाप ने उसकी तारीफ की और बताया कि पढ़ी लिखी होशियार है तो यश उससे पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट से तुमने अपने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। तो रचना बोलती है कि मैंने साइंस मैथ से पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद यश हैरान रह जाता है और कहता है कि मैथ से? मैथ तो बड़ा मुश्किल और कठोर सब्जेक्ट है। तो रचना बोलती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरे लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथ। तो उसने बोला अच्छा। और फिर वो पूछता है कि तुमसे टेबल यानी पहाड़े कहाँ तक याद हैं? तो रचना बोलती है कि 100 तक याद। तो यश मुस्कुराते हुए बोलता है 10 ढाई 100 वाला? तो रचना ने कहा कि नहीं, 10 ढाई 1000 वाला पूरा याद है मुझे। दोस्तों अगर आप किसी से कह दो कि मुझे 20 तक पहाड़े याद हैं तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी क्लास लेते हुए ये जरूर कहेगा कि अच्छा 17 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। तो ऐसे ही यश ने उससे फ़ौरन कहा कि अच्छा ठीक है, 63 का सुनाओ, 65 का सुनाओ, 75 का सुनाओ। रचना फटाफट उसको पहाड़े सुना देती है और वो बस फ़ोन में कैलकुलेटर ही करता रह जाता है। वो देख रहा था कि सही सुना रही है या गलत। दोस्तों जब उसने एक एक पहाड़ा बिल्कुल सही सुनाया तो यश अचंभे में पड़ जाता है। वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो वो कहती है ईंट क्या चीज़ है, मैं तो आपके पूरे भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। आप कहे तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप जहाँ बैठते हैं उस ऑफिस का निकाल दूं, मैं हर चीज़ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकती हूँ। यश भी पढ़ा लिखा तो था ही, उसकी बातों को समझ जाता है और फिर कुछ सवाल जवाब वो उससे करता है। बहुत ज़्यादा वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब दोस्तों रचना के माँ बाप भी वहीं खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो यशबीर सिंह जी से पूछते हैं कि साहब कैसी है हमारी बेटी, कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं? तो बोलता है कि क्या ही बताएं आपको चाचा जी, बहुत टैलेंट है आपकी लड़की। आपकी समझ में शायद ये नहीं आएगा, लेकिन ये कोई भी इम्तिहान बड़ी आराम से पास भी कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, सचमुच ये बहुत ही अद्भुत है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोजाना उसके पास आता है, घंटों उससे बस बातें ही करता रहता है, कभी कुछ बात तो कभी कुछ बात। धीरे धीरे दोनों को आंखों आंखों में ही प्यार हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए यशबीर अपनी बहन जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी उससे मिलने के लिए जाता है। वहाँ से 3 दिन बाद वापस आता है और चौथे दिन भट्टे पर जब पहुंचता है तो सीधा रचना के पास जाता है। आज रचना थोड़ा उदास सी दिख रही थी। फिर वो जब उसको देखती है तो खुश हो जाती है और पूछती है कि आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो उसने बोला कि बताने की क्या आवश्यकता है? तो लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ आपका कोई इंतजार कर रहा था। तो यश पूछता है कि कौन? तो उसने बोला कि थी कोई लड़की आपके यहाँ काम करने वाली मजदूर। वह समझ जाता है, बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी? तो उसने बोला हाँ, ऐसे तो मैंने भी 10 दिनों तक इंतजार किया था, तब तुम कहाँ चली गई थी? तो वो कहती है कि हमें दूसरे भट्टे पर भेज दिया गया था, वहाँ काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम यहाँ 10 दिन नहीं थे। उस दिन मैं तुमसे झूठ कह रही थी कि मैं यहीं थी। तो फिर यश भी बता देता है कि यार मैं भी अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी जो करनी है उसके लिए लड़का भी देखने जाना है, अभी कल या परसों। तो रचना कहती है कि आपकी शादी कब होगी? तो इस पर यश कहता है कि मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। इतना सुनने के बाद रचना की आंखें नम हो जाती है, मानो उसकी कोई अनमोल चीज उसने छीन ली हो किसी ने। अब यश उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। तो रचना कहती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो यश बोलता है मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने तो बस मजाक में ऐसा बोल दिया। रचना कहती है कि मैं कौन होती हूँ आपकी जो मेरी कसम खा रहे हैं आप? दोस्तों यश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शायद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। अब इन दोनों को किसी बात की फिक्र ही नहीं रहती
कि ये कहाँ खड़े हैं, कोई उनको देख रहा है या नहीं। और ये 2-3 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे से गले लगकर चिपके रहते हैं। तभी रचना की माँ का ईंट पाथने का समय हो जाता है। वो वहाँ आ रही थी और जब वो इन दोनों को इस हालत में देखती है तो वो कुछ खटपट की आवाज़ करती है, जिससे कि ये समझ जाएं और एक दूसरे से अलग हो जाएं। जैसे ही उन्हें आवाज़ सुनाई देती है वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। रचना की माँ आती है और यश से कहती है, साहब आप यहाँ क्यों आए हो? तेज धूप हो रही है, आपका ऐसे धूप में मजदूरों के साथ रहना ठीक नहीं है, आप अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाइए। दोस्तों, यश के वहाँ जाने के बाद रचना की माँ उसकी बढ़िया से क्लास लेती है और उसको खबरदार करते हुए कहती है कि बिटिया देखो, ये बड़े लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ना सही नहीं है, ये बहुत ख़राब लोग होते हैं, हम तो इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। अगर सेठ जी को इन सब बातों के बारे में भनक भी लग गई तो वो हम तीनों को जिंदा भट्टे में झुकवा देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कोई अपनी नौजवान बहू बेटी को लेकर नहीं आता, लेकिन हम तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि तुम पर हमें अटूट विश्वास था। लेकिन रचना, अगर तुम ही इस तरह से करोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम इस तरह से यशवीर से बात भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इन लोगों की ज़िंदगी अलग है हमारी ज़िंदगी से, तुम अपनी औकात में रहो बेटा, आगे से बिल्कुल सतर्क रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रचना ने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन इतनी फटकार के साथ उस पर रोक लगा दी गई, उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती है। लेकिन उधर यश का हौसला अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो अपनी गाड़ी से बाजार जाता है और रचना के लिए नए नए गिफ्ट और कपड़े खरीदता है, उनको एक सूटकेस में रखता है। अगली सुबह रचना के सामने पहुंच जाता है। रचना आज कुछ उदास थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रचना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। फिर वो कहता है कि क्या बात है, कल जो हमारे बीच हुआ उसको लेकर कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाए हैं। तो रचना उससे गुस्से में बोलती है कि छोटे मालिक, आप प्लीज़ मेरे पास मत आया करो। कल माँ ने हमें देख लिया था तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अगर आपके पिताजी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो हम सबको जान से मार देंगे। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझसे बात मत किया करें। यहाँ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। रचना की माँ ने उन्हें कल गले मिलते हुए देख लिया था तो वो भी वहाँ आ जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि साहब, हम गरीब आदमी हैं, आप हमारे पेट पर लात मत मारिए। पिछले 20 सालों से यही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो वो हमारी खाल खिंचवा देंगे, वो ये नहीं सुनेंगे कि गलती किसकी है। तो साहब, आप मेहरबानी करके हमारी बेटी का पीछा छोड़ दीजिए। बहुत ही गरीब आदमी है, हमारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है और आपके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। आपसे बार बार यही विनती करती हूँ कि जो कल आपने मेरी बच्ची के साथ किया वो अब दोबारा कभी मत करना। फिर वो रोने लगती है। इतना सब सुनकर यश वहाँ से निराश होकर अपने ऑफिस लौट जाता है। फिर रचना फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि आज उसके प्यार का अंत हो चुका था। शाम को यश अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो उनसे कहता है कि पापा, मुझे शादी करनी है। तो उसके पिताजी धनराज सिंह हंसते हुए कहते हैं कि तो बेटा कर ले, मैं कब तुझे मना कर रहा हूँ। तो यश कहता है कि नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे शादी करनी ही है। तो धनराज सेठ कहते हैं कि तो बेटा, हम भी मजाक नहीं कर रहे, ये बताओ कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? मैंने तो तुझसे पहले ही बोल दिया था कि ये लड़की वड़की को देखने की सिरदर्दी मुझे मत देना, अपना खुद ही देखकर हमें बता देना। तो इस पर वो शर्माते हुए कहता है कि हाँ पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो गरीब परिवार से है। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो बेटा, अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है जो हम किसी से दहेज की मांग करेंगे। आगे बता कौन है वो? तो यश बोलता है, पिताजी, वो लड़की थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। तो धनराज जी कहते हैं कि बेटा, हमने तुझे पढ़ा लिखवा कर इंजीनियर बनाया, वो इसलिए नहीं कि तुम किसी अनपढ़ लड़की को यहाँ ब्याह लाओ। तो यश कहता है कि पिताजी, बिल्कुल अंगूठा टेक नहीं है, 12वीं पास है और जितना पढ़ी हुई है उससे कई गुना उसको नॉलेज है, बहुत टैलेंट लड़की है। तो धनराज जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और कोई भी ऐसी खास बात हो उसमें तो बता दो। और वो हंसने लगते हैं। यशवीर फिर बताता है कि पापा, वो लड़की यही हमारे ईंट के भट्ठे पर काम करती है। ये बात सुनकर सेठ धनराज चौंक जाते हैं और तुरंत खड़े होकर बोलते हैं कि ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, कौन से भट्ठे पर काम करती है वो? बोला कि जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ उसी भट्ठे पर। अच्छा, क्या नाम है उस लड़की का? तो वो बताता है कि पापा, रचना नाम है उसका। तो धनराज सेठ कहते हैं
अच्छा रचना जो बलदेव की बिटिया है? तो यश बोलता है कि पापा नाम तो नहीं जानता मैं उसके बाप का, पर वो अपने माँ बाप के साथ ही वहाँ काम करती है। अब धनराज जी अपने मुंशी को फोन लगाकर बोलते हैं कि तुरंत भट्ठे पर जाओ और बलदेव की पत्नी, उसकी बेटी, तीनों को मेरे घर तत्काल लेकर पहुंचो। दोस्तों घर में बवाल खड़ा हो जाता है। यश की माँ कहती है कि मैं तो शुरू से ही मना करती थी, इसे भट्ठे पर मत भेजो। अब किसी ने जादू टोना करके कुछ खिला दिया होगा। अब बताओ, बोल रहा है कि भट्ठे वाली से शादी करेगा। इसकी शकल पर पत्थर पड़ गया है। उसको हमने शहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई और यहाँ भट्ठे पर मजदूरी करने वाली से शादी रचाएगा। अब धनराज जी गुस्से में बोलते हैं कि अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कुछ देर शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। अब मुंशी भट्ठे पर पहुंचता है और आप सभी को सेठ जी ने घर पर बुलाया है, मेरे साथ आप सेठ जी के घर चलो। अब वो समझ जाते हैं कि वही हुआ जिसका हमें डर था। रचना की माँ मुंशी के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मुंशी जी हमारी बेटी को बचा लीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो मुंशी को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। फिर वो मुंशी को सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि रचना की इसमें कोई गलती नहीं है। छोटे मालिक खुद ही रोजाना इसके पास आते रहते थे। अब पता नहीं किसने सेठ जी को ये बात बता दिया। अब हमारा क्या होगा? वो मुंशी से कहती हैं कि हम लोगों को किसी तरह से बचा लीजिए, हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तो मुंशी कहता है कि अरे यार, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, सोचो मेरा क्या होगा। सेठ जी ने मुझे ही छोटे मालिक की देख रेख के लिए बोला था, मेरी नाक के नीचे ही ये इतना बड़ा कांड हो गया। अब बस वहीं चलो, जो होगा देखा जाएगा। वो लोग जाने के लिए मना करते हैं। तो मुंशी जी कहते हैं कि यार, जान से तो मार नहीं देंगे, और कौन सा तुम लोग अकेले हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर जो भी सजा मिलेगी तो मुझे भी तो मिलेगी। अब ये चारों लोग रात के 11 बजे सेठ जी की कोठी पर पहुँचते हैं। सेठ जी के सामने पहुँचते ही रचना की माँ सेठ जी के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मालिक, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो धनराज सेठ रचना के पिता की तरफ देखते हैं, देखते हुए बोलते हैं कि यार बलदेव, जरा अपनी पत्नी को उठाओ और चुप रहो सभी। फिर वो रचना से कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ आओ और ये बताओ, तुम इससे प्रेम करती हो या ये तुमसे प्रेम करता है? बताओ सजा किसको देनी चाहिए? तो इस पर रचना बोल पड़ती है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अब उधर यश कहता है कि नहीं पिताजी, ये झूठ कह रही है, गलती मेरी ही है, मैं ही इसके पास जाता था और बातचीत किया करता था, आप इसे कोई सजा नहीं दीजिए, ये लोग निर्दोष हैं। इतना सुनने के बाद सेठ धनराज हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, यही वो लड़की है, तुम देखो और बताओ सुंदर है कि नहीं। यश की माँ रचना को देखती है तो बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। ये सुंदर के साथ साथ मेहनती और पढ़ी लिखी भी है। ये बलदेव जी हैं, मैं 20 सालों से अपने यहाँ काम करते देखता आ रहा हूँ। इनकी ईमानदारी और हमसे वफादारी बेमिसाल है। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भेदभाव नहीं है। मेरा अनुमान है कि रचना और यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ सुखी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों को और क्या चाहिए? हमारा बच्चा खुश है तो उसकी खुशी में हमारी भी खुशी है। अब जो रचना के माँ बाप होते हैं कहते हैं, सेठ जी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जिंदगी भर आपके लिए मुफ्त में काम करते रहेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं, यार बलदेव, तुम मेरे आज समझी बन चुके हो, तो ये सब बातें मत करो। दोस्तों इसके बाद रचना और यश की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और रचना भी अब अपने आगे की पढ़ाई फिर शुरू कर देती है। दोस्तों सेठ धनराज सिंह और यशबीर सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेठ जी क्यों इतनी जल्दी अपने बेटे की बात मान जाते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। आपकी जो भी राय है हमें बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आपसे एक ही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।